ओके, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। ओके, फटाफट मुझे प्लीज ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए सो कैन वी कैन प्रोसीड विद आगे का सब कुछ। कल हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो गया था और यूनिट नंबर 3 में हमने बेसिक्स पढ़ लिया था कि कौन सी पार्टी होती है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देन व्हाट आर द असेंशियल्स। सो बेसिकली असेंशियल्स के अंदर पहला था कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमने सारे डिस्कस किए थे एंड देन वी हैव मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो आगे चलने से पहले कल तक हमने जितना भी पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? जल्दी से बता दो। ओके, टिल द टाइम गाइज आई टेल यू थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट। हाँ, मतलब मुझे पता है काफी लोग ऑन द वे हैं, दे मस्ट बी ज्वाइनिंग इन द सेशन। हे धर्मी, एलआर का रिविजन लेक्चर चल रहा है अभी, पर बेटा वो तो जनवरी वाले बच्चों के लिए, आपके लिए थोड़ी है। आपका जनवरी में ही एग्जाम है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करती हूँ, मैं सेशन ले लेती हूँ एंड देन लाइक द पीपल हु कुडंट ज्वाइन लाइव वो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है? बढ़िया बढ़िया। ओके सो ठीक है, चलो फटाफट हम लोग करते हैं शुरू। अच्छा, जैन में ही है, फिर ठीक है। चलो, सॉल्व द पीपल। सबसे पहले आप लोगों को विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज चिल्ड्रंस डे है और चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर आपको अड्डा की तरफ से मिल रहा है, एकाग्रता अड्डा की तरफ से मिल रहा है 30% का डिस्काउंट। ऑल यू नीड टू यूज इज अ कोड CD30 CD30। ओके, तो ऑल वी वांट इज यू ऑल टू कि पढ़ो बढ़ो और तरक्की पाओ, और उस सब के लिए यू कैन यूज दिस 30% डिस्काउंट इन ऑल द सी एग्जाम प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट अगर आप कॉल करते हो तो एडिशनल 1% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर अभी चालू होने वाला है ग्रुप 2 इंटरमीडिएट का, और ग्रुप 2 के सारे एजुकेटर्स आप लोग के सामने, और ग्रुप 2 पे भी एज ऑफ नाउ 30% डिस्काउंट चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कल यानी कि 15 नवंबर से आप लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जनवरी स्टूडेंट, लेकिन कोई मे वाला बच्चा भी अगर अपेयर होना चाहते हो तो वेल एंड गुड, राइट? तो कल से आप लोगों का पहला पेपर होगा। कल सबसे पहला पेपर होगा मैथ्स का एंड देन होगा इकोनॉमिक्स का। तो दोनों पेपर्स आप लोग के अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है स्कैनर, ये स्कैनर से आप अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन टुमारो मॉर्निंग विल शो यू कि कैसे आप टेस्ट में जा सकते हो। ऑल यू नीड टू डू राइट नाउ इज कि ऐप डाउनलोड करके रखो और उसमें सीए में चले जाओ। ओके, सो देयर विल बी मल्टीपल कैटेगरीज यू नीड टू सी फॉर सीए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लॉ का पेपर होने वाला है 16 को, फॉलोड बाय 17 को अकाउंट्स का पेपर, और बाकी सारा डिस्कशन हम लोग अकॉर्डिंगली बाद में करेंगे। आप अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने अभी तक अड्डा का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, जिसको नहीं पता है, तो यू कैन ऑल्सो रेफर एंड अर्न। हर रेफरेंस पे यू आर गोइंग टू रिसीव सम रिवॉर्ड्स, ठीक है? सो दैट्स इट। रेफर कैसे करते हैं आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग के सामने है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना समय गवाए एंड विल बिगिन विद आवर सेशन। कल जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसका मैं क्विक रिविजन करवा देती हूँ आप लोग को, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का, एंड देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड। रेडी एवरीवन? ओके, चलो। So capacity of the parties में, so what is the capacity of the parties, who all can enter into the contract? So parties who are competent to contract, सबसे पहले कौन कौन सी होगी? तो हर एक पार्टी competent to contract होती है if that person has attained the age of majority, is of sound mind and not expressly disqualified from contracting। ये 3 conditions थी। तो हमने बोला था age of majority, majority मतलब जिसका एज 18 साल या उससे ज्यादा है, ठीक है? तो अब 18 ईयर्स की एज वाला बंदा है तो वो क्या हुआ? वो मेजर हो गया। और 18 साल से छोटा है कोई तो वो माइनर है। अगर आप माइनर के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड एब इनिशियो,
उसका शुरुआत से ही कोई वैलिडिटी नहीं रहता है. फ्रॉम वेरी बिगनिंग इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एंड देयर वाज द लीडिंग केस बिटवीन मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, जिसके अंदर कोई बात नहीं जहरा, इट्स ओके, चेक केयर. ओके, सो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष वाले केस में यही हुआ था कि माइनर ने 20,000 रुपए बोरो किए थे बी से एज अ सिक्योरिटी फॉर सम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज ट्रांजैक्शन इन हिज फेवर. ओके, अभी वो मेजर हो गया. मेजर होने के बाद उसने मोहरी बीवी के अगेंस्ट ही केस कर दिया कि देखो तुम्हारे पास तो मेरी एसेट्स पड़ी हुई है, वो मुझे वापस से दे दो. ओके, वो कहती है तुमने ही तो लोन लिया था, अभी यू हैव टू पे. कहते मैं तो माइनर था. माइनर ने अगर लोन लिया है तो वो वैलिड लोन है ही नहीं, राइट? सो इफ माइनर हैज टेकन एनी लोन, सो दैट इज नॉट अ वैलिड लोन एट ऑल. एक मिनट. ओके, सो देयर सम स्टूडेंट केम, वो कह रहे हैं हाँ बेटा निशान सर का क्लास चल रहा है, दैट इज अ रिविजनरी बैच फॉर जनवरी स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली फॉर मे स्टूडेंट्स. ओके, एंड दिस इज सफलता बैच. मैम मैंने आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिखा दो, क्लास ही समाप्त हो गया, बस उतना ही है ना? ओके, सो प्रकाश, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का तो मैंने एक शॉर्ट बना के डाला है, उसके टोटल 4 शॉर्ट्स है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट टॉपिक के. सो डेली यू विल गोना गेट वन शॉर्ट. ओके, ठीक है, आई होप नथिंग एल्स. चलो आगे बढ़ते हैं फिर ना. सो यहाँ पर आते हैं हम लोग वापस से मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में, जहाँ पर ये है कि वो मेजर हो जाता है और उसने ना फ्यू मंथ्स लेटर ही फाइल अ केस कि ऐसा ऐसा था, मैंने लोन लिया था, अभी वो रीपेमेंट करना है. तो उसने कहा तुमको रीपेमेंट करना है. वो कहता है माइनर था, मैंने तो जो लोन लिया वो लोन ही वैलिड नहीं था, तो अभी उसका रीपेमेंट किस बात का. और कोर्ट ने भी उसके फेवर में ही डिसीजन दिया. इवन मोहरी बीवी ने ये तक कहा कि यार ठीक है जाने दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरा प्रिंसिपल तो वापस दे दो. तो उसके लिए भी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया. नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. जैसे ही कोई मेजर हो जाता है उसके बाद में वो पुराने किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक भी नहीं कर सकता, रेक्टिफाई भी नहीं कर सकता. अपन बोलते हैं ना रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, तो वो करेक्ट भी नहीं कर सकता. ओके, तो एक्स एक माइनर है जिसने एक प्रॉमिसरी नोट वाई के फेवर में बनाया. मेजर होने के बाद अब वो उसको ठीक करना चाहता है, ही कैन नॉट रेटिफाई इट, लीगली नॉट अलाउड. ओके, नेक्स्ट. माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. माइनर डेफिनेटली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी बन सकता है. लाइबिलिटी माइनर के ऊपर कभी नहीं जा सकती. तो अगर कोई मॉर्गेज हो रहा है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है माइनर के फेवर में, ठीक है, तो माइनर बेनिफिट ले पाएगा, लेकिन माइनर कभी भी कोई भी लाइबिलिटी में एनग्रॉस नहीं हो सकता. लीगली आप लाइबल ठहरा ही नहीं सकते हो माइनर को किसी चीज के लिए. ओके, एंड माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी. वो हमेशा बोल सकता है मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. सो अ माइनर अगर कभी भी उसको फॉल्सली इंड्यूस किया जाता है, माइनर खुद किसी के सामने जाकर बोल देता है ना मैं तो मेजर हूँ और मुझे तुम लोन दे दो ऐसा वैसा, तो भी वो बाद में कह सकता है आई एम अ माइनर. मुझे थोड़ी समझती ये बात है. ओके, देन लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज. माइनर की अगर नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं, नहीं तो उसके बिना या तो वो खा पी नहीं पाएगा या पढ़ नहीं पाएगा, तो उस केस में जब तक उसकी नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो जाती तब तक डेफिनेटली जो आपने पे किया वो आप बाद में माइनर से ले सकते हो. ओके, सो नेसेसिटीज के अंदर एजुकेशन से लेकर फ्यूनरल सेरेमनी तक सब कुछ आता है. अब ध्यान से सुनना. श्रुति एक माइनर है और उसने एक लैपटॉप परचेज किया ऑनलाइन 70,000 का ऑन क्रेडिट, लेकिन उसके एसेट्स 20,000 के हैं. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट ना. माइनर की नेसेसिटीज में आप हेल्प कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपको उम्मीद है माइनर से पैसा वापस आएगा, लेकिन कितना आएगा, जितने की उसकी एसेट है आप मैक्सिमम उतना क्लेम कर सकते हो माइनर से, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो. ओके, सो माइनर मैक्सिमम कितने के लिए लाइबल होगा, जितने की एसेट्स है उतने के लिए. नाउ कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार इनफोर्सेबल. माइनर का जो भी एग्रीमेंट होता है दैट इज वॉइड, है ना. और गार्जियन अगर माइनर के फेवर में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनर के लिए माइनर की तरफ से कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो यार माइनर के अगर फेवर में कोई चीज़ है तो डेफिनेटली वो उसको एनफोर्स करा सकता है. लेकिन अगर उसकी कोई लाइबिलिटी या उसका कोई टू डू इनकर हो रहा है तो वो एज सच एनफोर्सेबल नहीं होता है. बेनिफिट हो जाएंगे
लेकिन लाइबिलिटी एनफोर्स माइनर पे तो हम नहीं कर सकते, गार्जियन पे हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर को आप जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट टेल माइनर टू डू दिस वर्क और टू फिनिश समथिंग। ओके, नो इंसॉल्वेंसी, जब काम ही नहीं करवा सकते तो इंसॉल्वेंट कैसे होगा, तो माइनर कैन नेवर गो इंसॉल्वेंट एज वेल। माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है लेकिन ओनली फॉर बेनिफिट्स, कल डिटेल में समझाया था। और क्या माइनर एजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एजेंट की अपनी लाइबिलिटी थोड़ी होती है, लाइबिलिटी तो प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल मेजर होना जरूरी है, माइनर एजेंट हो सकता है। ओके, माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट्स एंड गार्जियन, कल ही इसका मैंने एग्जांपल दिया था। सोचो हम मार्केट में जाके क्या क्या खरीद लेते मम्मी पापा के नाम से ना, उनके नाम पे कितने बिल पड़वा देते। तो माइनर कभी भी पेरेंट्स को भी लाइबल नहीं ठहरा सकता फॉर एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माइनर एंड एडल्ट, कभी भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में माइनर और एडल्ट दोनों है, दोनों मिलके कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो आप लाइबिलिटी एडल्ट की ही ठहरा सकते हो, माइनर से पैसे एज सच नहीं ले सकते हो। ओके, तो दो परचेजर थे, दो में से एक माइनर था, तो वेंडर किसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, मेजर के अगेंस्ट, माइनर के अगेंस्ट तो क्लेम कर ही नहीं सकता। नाउ श्योरिटी फॉर माइनर, सपोज एक छोटा सा बच्चा है ना, 12-15 साल का, 15 ईयर्स का, छोटा ही है, माइनर है। अब ये जो माइनर है इसके लिए एक बंदा श्योरिटी बनता है। अच्छा, चिंता मत करो, कुछ भी होगा आई विल बी हेल्ड लाइबल, मेरे से पैसे ले लेना। तो अब एक्चुअली अगर किसी ने माइनर को उधार दिया ना, तो वो डायरेक्टली श्योरिटी से पैसे मांग सकता है। कहेगा भाई माइनर से कौन बहस करे, है ना, माइनर से तो वैसे भी कुछ आना जाना नहीं है, पैसे तुम ही दो। तो नॉर्मली जो श्योरिटी होता है उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी होता है तो माइनर अगर है मेन पर्सन तो प्राइमरी लाइबिलिटी हो जाती है श्योरिटी की। ओके, माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर, पार्टली पेड अप शेयर या अनपेड शेयर का। लेकिन अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो डेफिनेटली फुल्ली पेड अप के लिए वो शेयर होल्डर हो सकता है। कमिंग टू लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मतलब होता है सिविल रॉन्ग, अगर आपने एथिकली कुछ गलत किया हुआ है ना, सिविल मिस्टेक है कोई, सो अनलेस कुछ बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, है ना, तब तो माइनर को हम नहीं लायबल ठहराते। लेकिन अगर मान लो माइनर ने कोई भी चीज एथिकली गलत कर ली है तो डेफिनेटली ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट्स। सो माइनर ने एक घोड़ा बोरो किया अपने किसी दोस्त से और वो आगे उसने किसी और को दे दिया, उसने उसको इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि देखो इसको जंप मत करवाना, जंप करवाया तो इसको प्रॉब्लम होती है, फिर भी उसने आगे किसी और को दे दिया और जिसको दिया उसने घोड़े को जंप करवा दिया और घोड़े की डेथ हो गई। क्या माइनर यहाँ पर लायबल है? बिल्कुल है। ओके, फिर हमने पढ़ा था पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी भी पर्सन को हम कहते हैं सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो रैशनल डिसीजन लेने लायक ना हो, है ना, किसी के इंटरेस्ट में काम ना कर सके। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। नॉर्मली वो अनसाउंड माइंड का ही था, लेकिन कभी कभी अगर वो साउंड माइंड का हो जाता है तो वो जब साउंड माइंड का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देन अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो he may not make a contract when he is of sound mind. Okay, so एक patient है lunatic asylum में who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. lunatic asylum का बंदा है, intervals में कुछ काम कर रहा है तो वो definitely कर सकता है। एक sane man है who delirious from fever, बहुत तेज fever है उसको, या वो drunk है, तो उस केस में हम कह ही नहीं सकते कि वो इंसान साउंड माइंड का है। ऐसे में अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करते तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन, सो माइनर और अनसाउंड माइंड के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं दे आर डिसक्वालिफाइड इन कॉन्ट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ देयर कॉर्पोरेट या लीगल स्टेटस। ओके, इट इन्वॉल्व्स फॉरेन सॉवेनर्स, एम्बेसडर, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशन, कन्विक्ट्स, insolvents, they are all considered as disqualified from contracting. ठीक है, तो कल हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया था एंड नाउ आई गना बिगिन विद यू फ्री कंसेंट। सो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में
कभी भी कोई भी चीज डिस्कस होके डिसाइड होती है और दोनों सेम चीज सेम सेंस में जब बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच में हुआ है फ्री कंसेंट. ओके, parties are said to have consented when they are not only agreed upon same thing but also agreed upon the things in same sense. हम एक ही चीज पे अग्री कर रहे हैं, एक ही सेंस में एग्री कर रहे हैं. सेम चीज सेम सेंस में अगर हम एग्री करते हैं तो हम कहते हैं हाँ यहाँ फ्री कंसेंट है. ओके, सो व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेक सम फंडामेंटल एरर एज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, उनका जो ट्रांजैक्शन हो इस तरह का है जिसमें उनसे कोई फंडामेंटल एरर हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, और एज अ पर्सन डेल्ट विद और टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट, है ना, या फिर एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते दैट वो सेम ही चीज सेम सेंस में है. एंड इफ दे डू नॉट एग्री इन द सेम सेंस देयर कैन नॉट बी कंसेंट. और वो दोनों चीजें सेम थिंग को सेम सेंस में नहीं अंडरस्टैंड करते तो इसका मतलब वो कंसेंट नहीं है. सो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट. बिना कंसेंट के, बिना अग्रीमेंट के, बिना एक पॉइंट पे अग्री करे, बिना एक माइंडसेट के कोई प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं बन सकता. और अगर अग्रीमेंट ही नहीं बन सकता तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता. ओके, सो दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एंटर होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन और शिप एंड इट टर्न्स आउट दैट ईच ऑफ देम मिसलीड बाय द सिमिलैरिटी ऑफ नेम, है ना, उनके दिमाग में कुछ और था लेकिन वो कुछ और समझ रहे थे क्योंकि नाम सेम था, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सो नो कॉन्ट्रैक्ट वुड एग्जिस्ट बिटवीन देम एज दे वर एट एड आइडम, सेम माइंडसेट में नहीं थे उस समय. ओके, सो कभी भी जब एम्बिग्यूटी होती है एग्रीमेंट के अंदर, कोई एरर होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, सब्जेक्ट मैटर ही गड़बड़ होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एब्सेंस ऑफ कंसेंट होता है, फंडामेंटल एरर है, बेसिक जो सब्जेक्ट मैटर है वही मिसिंग है, देन वी कैन क्लियरली से कि भाई यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सो एज इट इज बिन ऑलरेडी सेड, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसेंट. कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेन पॉइंट होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए. देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट, है ना, बिना कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. एंड कॉन्ट्रैक्ट मे बी फ्री और नॉट फ्री, ओनली फ्री कंसेंट इज नेसेसरी फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से होता है और फ्री कंसेंट क्या होती है? नेसेसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए. ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई सवाल तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टर्म फ्री कंसेंट? इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है वो समझ लेते हैं, है ना. सो फ्री कंसेंट, कोई भी कंसेंट को हम फ्री कहेंगे अगर उसमें कॉयशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ना हो. CUFM² अगर नहीं है इसका मतलब फ्री कंसेंट है. क्लियर? चलिए, सो व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कॉयशन या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent is so caused. ओके, चलो, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉयशन, सेक्शन नंबर 15, कॉयशन. फाइन, चलो, आज हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, कॉयशन खत्म करके फिर बस हम लोग रुक जाते हैं. सो कभी भी किसी को धमकाना किसी चीज को लेकर, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, कुछ करना या कुछ करने के लिए धमकाना जो कि क्लियरली इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट है, या अनलॉफुल डिटेनिंग करना, थ्रेटनिंग टू डिटेन करना कि मैं तुझे किडनैप करके ले जाऊंगा, मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा, है ना, अनलॉफुली, बिना किसी गलती के, या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर with the intention of causing any person to enter into an agreement. और ये हम उसको क्यों कह रहे हैं, हम क्यों धमका रहे हैं? ताकि हम चाहते हैं कि वो बंदा हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे. समझ गए? नाउ, इफेक्ट ऑफ कॉयशन अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या इफेक्ट होता है कॉयशन का? सो कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कॉयशन
इज voidable at the option of the party whose consent is so obtained. ए ने, मैं बहुत ही गंदी गन बना रही हूँ, जान दो, इग्नोर करो, मैंने कुछ नहीं बनाया। ए ने बी को गन पॉइंट पे ऐसे इसके ऊपर बंदूक तान दी और बोला कि बताओ तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि नहीं करते हो। अब बेचारे बी के पास ऑप्शन ही नहीं, मरे उससे तो बेटर है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बट विल इट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। जैसे ही फिर ए जाएगा, बी क्या करेगा? पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, क्लियरली सबको बोल सकता है कि भैया ये मेरे से जोर जबरदस्ती से हुआ है, मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। So as to consequence of the rescission of voidable contract, the party residing a void contract should, if he has received any benefit thereunder from the other party, should restore it. तो इसने क्या कहा, देख तेरा घर है ना वो 50 करोड़ का घर है, लेकिन तू मुझे 50,000 में दे दे। और इसको 50,000 दे देता है ए बी को, और 50,000 देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चला जाता है। अब बी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है? वॉइड करवाने की कोशिश कर रहा है, तो 50,000 देने पड़ेंगे। ठीक है ना। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कॉशन मस्ट रीपे और रिटर्न इट, है ना। जोर जबरदस्ती से अगर किसी को पैसा मिला है या कोई सामान डिलीवर हुआ है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रिटर्न करे। ओके, सो वेयर हस्बैंड ऑब्टेन्ड अ रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन अंडर अ थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, बेटे को और बीवी को क्या कहता है? मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। ओके, और वो उस डर से अपने बीवी को और बेटे को क्या करता है? साइन करवा देता है कॉन्ट्रैक्ट पर। सो इज इट वैलिड? आंसर इज नो, है ना। इट इज नॉट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई प्रॉब्लम? An agent refused to give books of accounts to principal. Wow, interesting. So एक एजेंट है, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है प्रिंसिपल की उनको देने से मना कर दिया कि तुम जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं देते हो ना, मेरे को सारी लाइबिलिटी से फ्री नहीं करते हो, तब तक मैं तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तुमको वापस नहीं दूंगा। सोचो कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ये। तो ऐसे में वो अनलॉफुल डिटेनिंग कहलाई जाएगी प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे। और अगर ऐसी अनलॉफुल डिटेनिंग होती है तो उस केस में वो अपनी चीजें छुड़वा सकते हैं, है ना, पुलिस के पास जाकर। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉशन हो गया, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस भी कर ले, छोटू सा कर लेते हैं। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relationship subsisting between X to be induced by undue influence, where the relationship subsisting between the parties are such that one party is in position to dominate the will of another and he uses that position to obtain unfair advantage over other. Okay, जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी का undue advantage लेती है, उसका गलत फायदा उठाती है और वो इस पोजीशन में है कि सामने वाले को डोमिनेट कर सके। सो जस्ट इमेजिन, मैंने एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मैं अगर तुम्हारा ICAI का पेपर सेट कर रही हूँ, कर नहीं रही हूँ, मान लो, ठीक है। सो अगर आप मान लेते हो कि मैंने आपका ICAI का पेपर सेट किया, पेपर सेट करने के बाद चेक भी मैं ही करने वाली हूँ, ओके। और अब मैं तुम सबको धमका रही हूँ, देखो तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं तुमको मार्क्स नहीं दूंगी, तुम वो नहीं करोगे तो मैं मार्क्स नहीं करूंगी, कल से मेरे घर पे आ जाना, मेरे घर का बहुत काम रहता है भाई, तुम आकर मेरे घर का सारा काम करोगे तो ही तुमको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? मैं अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही हूँ। सो आई एम इन अ पोजीशन जहाँ पर मैं आपको सप्रेस कर सकती हूँ, आपसे अपना काम निकलवा सकती हूँ और मैं उसका गलत फायदा उठा रही हूँ, तो इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो पर्सन इज टू बी इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, एक बंदा दूसरे बंदे के विल को डोमिनेट करने की पोजिशन में है। वेयर ही होल्ड्स अ रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, उस बंदे के पास वाकई वो ऐसी अथॉरिटी है कि वो दूसरे को डोमिनेट कर सकता है। वेयर ही स्टैंड्स इन फिड्यूसरी रिलेशनशिप टू अनदर, ओके, वो इस पोजिशन में है कि वो सामने वाले के लिए फिड्यूसरी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है
or where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, bodily distress. एक imagine करो position, ये है मिस्टर एक्स, है ना, he is 80 years old. मिस्टर एक्स कितने बुढ़े हैं? 18 साल के हैं, और 80 साल के, सॉरी 18 नहीं, 80 साल की एज है इनकी. अब ना ये बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इनकी केयर करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया गया, उसका नाम है झोलू. ओके, झोलू एक्स की केयर करता है ना, ही इज अ नर्स बाय प्रोफेशन. सो वो क्या करता है, केयर करता है. केयर करते करते एक दिन उसने ना कोई तो दवाई दी थी इनको जो डॉक्टर ने ही लिखी हुई थी, जिससे ये थोड़े से ऐसे नशे में थे, सेडक्टिव पोजीशन में थे, बीमार थे. तो ये जाकर इनको पास में बैठ के कहता है, दादा क्या लाइफ है आपकी, जिंदगी भर आपने काम किया, इतने परेशान रहे, इतना सब कुछ किया, पर क्या ही मिला आपको. पर अब मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा और मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगा. तो एक्स बेचारा खुश हो जाता है, उसके सर पे ऐसे हाथ फेरता है. तो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या ही मिलेगा उससे, क्या मिलता है मुझे आपकी इतनी सेवा करके, बहुत छोटू सा अमाउंट. तो आप एक काम करो, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो पूरी मेरे नाम पे कर दो. ठीक है, अब ये बेचारा बहुत नशे में, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा. इसने पेपर लिया, इनके साइन करवा दिए और प्रॉपर्टी खुद के नाम पे कर दी. डू यू थिंक इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो. इसने एक बीमार इंसान का, जो कि खराब मेंटल स्टेट में, बॉडीली डिस्ट्रेस में, उसका गलत फायदा उठा लिया. ओके, सिमिलरली एक बंदा है जो एकदम अनपढ़ है, बट दैट पर्सन ट्रस्ट यू. ठीक है, आप जो कहते हो वो कर लेता है, उसको आप पे पूरा भरोसा है. आपने इस चीज़ का गलत फायदा उठाया और उससे एक डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगवा लिया ना, ब्लैंक पेपर पे लगवा दिया. अब आप उस पर कुछ भी लिख रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिख रहे हो, सब कर रहे हो. सो ऐसे किसी पर्सन का गलत फायदा उठाना इज ऑल्सो रॉन्ग. Okay, A having advanced money to his son, B during his minority, upon B's coming of the age obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. अब ध्यान से सुनना. A ने कुछ पैसे दिए थे B को, ठीक है, जब वो माइनर था मे बी. अब उससे उसने क्या किया, एक बड़े अमाउंट के बॉन्ड पे साइन करवा लिया, जितना पैसा ड्यू था उससे ज़्यादा के अमाउंट पे साइन करवा लिया. तो उसने अपनी गलत पोजीशन का गलत फायदा उठा लिया यहाँ पर. अ मैन एनफिबल्ड बाय डिसीज और एज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम हिज मेडिकल अटेंडेंट. ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया, मेडिकल अटेंडेंट गलत फायदा उठा लेता है. सिमिलरली एक गाँव था, छोटा सा गाँव था, वहाँ पर रहता था एक साहूकार, मनी लेंडर, जो सबकी प्रॉपर्टीज के पेपर्स ले लेता था और लोन देता रहता था. अब मनी लेंडर ने क्या किया, एक बंदा आया, कहता है इस बार तो क्रॉप्स अच्छे नहीं हुए, मुझे ना थोड़ा सा और लोन चाहिए. तो पुराने और नए लोन दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है 30%, है ना. तो ये तो ऐसा रेट हो गया जहाँ पे कोई भी इंसान कमा नहीं पाएगा, बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा. तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया. लेना है तो लो लोन, नहीं तो निकलो यहाँ से. इंसान क्या ही करेगा, पुराने पेपर्स छुड़वा नहीं सकता उससे, पुराना लोन नहीं रीपे हुआ, नया भी इससे लेना है, और नया इससे लिया तो भयंकर ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा. ओके, समझा? रुक जाऊं? ठीक है, चलो फिर. तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग बचे हुए सारे पॉइंट्स कर लेंगे ना, फ्रॉड, मिस्ट्री, प्रेजेंटेशन, मिस्टेक वगैरह कवर करते हैं. अगले 2-3 दिन तक तो वैसे भी हमारा यही चैप्टर चलेगा, यूनिट 3, एंड देन आफ्टर विल बिगिन विद यूनिट 4. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दैट. टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट. और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा, मेक श्योर यू लाइक द सेशन, यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो देखना जरूर, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.